स्वागत है आप सभी का महाबहस में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक कुछ नशा सा छा गया है। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने सपा, रालोद और बसपा के गठबंधन को शराब बताया तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उन्हें नफरत के नशे वाला बता दिया। बीच में आए आरजेडी ने अलग ही वर्णमाला बताई। ये रिपोर्ट देखे फिर समझने की कोशिश करेंगे कि शराब और शराब की स्पेलिंग पर ये जंग क्यों। कांग्रेस पार्टी, सबसे है समाजवादी पार्टी और बसे है सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। – 2014 में कसाब से शुरू हुआ चुनाव 2019 में शराब और शराब पर शोर कर रहा है। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने मंच और माइक संभाला तो निशाना गठबंधन पर साध दिया। विपक्षी गठबंधन को परिभाषित करते हुए पीएम ने कह दिया कि ये शराब है, ये सेहत खराब कर देंगे। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। अब बात निकली तो दूर तक गई और गठबंधन के आंगन तक जा पहुंची। गठबंधन वालों को पीएम की भाषा और परिभाषा बिल्कुल नहीं भाई, लिहाजा अखिलेश यादव ने शराब और शराब की स्पेलिंग को लेकर पलटवार कर दिया। आज टेलीप्रॉम्प्टर ने ये पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वे लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृत तृष्णा भी कहते हैं और ये वह धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है, लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता। अब चुनाव आ गया तो वे नया शराब दिखा रहे हैं। शराब और शराब को लेकर सियासी शब्दावलियां खुल गईं। बिहार वाले राष्ट्रीय जनता दल भी भाषा के बड़े जानकार बन गए। आरजेडी ने भी बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के नाम पर शराब की नई परिभाषा कर दी। धत 5 साल में सा और शा का अंतर नहीं सीखा। लो हम सिखाते हैं। शाह का शाह, राजनाथ का रा और बुड़बक बीजेपी का बा। बन गया शराबबंदी में धड़ल्ले से बिकता गुजराती शराब। बहरहाल तमाम मुद्दों के बीच यूपी की सियासत अचानक से नशीली हो गई। शराब और शराब की स्पेलिंग पर संग्राम मचा है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे को हानिकारक बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे शब्दों से सियासत की सेहत क्यों खराब की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए तो चर्चा इस पर हम करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हमारे दर्शकों के लिए आज का सवाल। तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @महाबहस में अपना वोट और अपनी कीमती राय भेज सकते हैं। तो महाबहस में जो आज आपके लिए सवाल है वो ये कि क्या सपा, रालोद, बसपा सूबे की सेहत के लिए हानिकारक हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने यहां पर शॉर्ट फॉर्म बनाकर समझाने की कोशिश की। तो ये सवाल आज आपके लिए, हाँ, ना या पता नहीं, ये 3 विकल्पों में आप अपनी राय भेज सकते हैं। और हमेशा की तरह अपनी महाबहस के अंत में हम आपकी जो भी राय है, जो नतीजे हैं, वो दिखाएंगे। तो चलिए आज की महाबहस से शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस के प्रवक्ता का फिलहाल इंतजार है। वहीं सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दीपक मिश्र, प्रवक्ता है पीएसपी के। अनिल दुबे, प्रवक्ता है आरएलडी के। अवधेश वर्मा, दलित चिंतक है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज महाबहस में। तो सर, पहला सवाल यही, जो समझाने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री कर रहे थे, शराब से जो नुकसान होगा, एक जो शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बनाई, क्या स्पेलिंग को लेकर जो जंग शुरू हो गई है वो उसे ओवरशेडो कर देगी? क्या वो उसे यहां पर कह सकते हैं कि कोई असर उसका नहीं रहेगा, असर विहीन कर देगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जो उच्चारण
गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक होता है, वो उच्चारण वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा। आप गांव जवार में जाइए तो खालिस उर्दू का उच्चारण नहीं है ना, शराब नहीं। लोग कहते भैया शराब पी ले, वहां शराब ही है। ये ठीक है, उर्दू में शराब का अर्थ है मोह माया भी है कुछ डिक्शनरियों में, कुछ जैसा अखिलेश जी कह रहे मृग तृष्णा भी है। अंग्रेजी में उसका एक अर्थ निकलता है इल्यूजन, भ्रम, धुंध, वो भी अर्थ है। लेकिन शराब और शराब अगर मैं एक ही मान लूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चूंकि यहां उच्चारण वही है जो प्रधानमंत्री ने मेरठ में उच्चारण किया, तो इतना तो समझ आया कि 14 में कसाब से उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जंग शुरू हुई थी वो 19 आते आते शराब तक पहुंच गई। अब सा मानो चाहे शाह मानो, आपकी मर्जी। मुझे लगता है चुनाव के दौरान अपने अपने घोषणाएं, अपने अपने काम, अपने अपने मंतव्य तो बताने ही चाहिए, और साथ में जनता का मानसिक जागरण भी करना चाहिए बड़े नेताओं को, ताकि लोकतंत्र और सबल बने और मजबूत बने। आपने एक तुकबंदी की, एसपी प्लस बीएसपी प्लस आरएलडी एक शब्द दिया। समाजवादी पार्टी वाले भी एक तुकबंदी लाए तत्काल फोटो के साथ। लालू जी की पार्टी एक तुकबंदी लाई। इन तुकबंदियों से कुछ हासिल नहीं होना मुझे लगता ना। जो मूल विषय हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का सीधा सरोकार है, चुनाव का विमर्श उन पर केंद्रित रहे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम लोग जब से पत्रकारिता में आए हैं तब से लगातार देख रहे हैं कि चुनाव उन विषयों पर टिकता ही नहीं प्रचार जिन विषयों पर प्रचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ना इधर से ना उधर से। हवाई मुद्दे आते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं अपने ढंग से, और जनता जब उस खुमारी से उबरती है, भारत की जनता भी खुमारी में रहती है, वो भी तालियां ऐसे ही चीजों पर बजाती है, ये भी देख लीजिए, और इन चीजों से प्रभावित भी होती है। मणिशंकर अय्यर के बयान से प्रभावित हो जाएगी, कभी कपिल सिब्बल के, कभी दिग्विजय सिंह के, कभी सलमान खुर्शीद के, कभी भाजपा के लोगों के, और कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और सरकार बन जाती है कोई, तो जनता कहती है कि भैया हमें तो समझे ही नहीं आया, ये क्या हो गया। जब तक भारत की जनता ऐसे मुद्दों पर ताली बजाना बंद नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठाक विमर्श चुनाव के मैदान में हो पाए। नहीं, ये ठीक है, भारत में अभी वर्ग भेद बड़ा है, शैक्षणिक स्थिति पर भी बड़े तबका ऐसा है जो भी शिक्षा की रोशनी से बहुत वाबस्ता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमको बड़े देशों की ओर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अमेरिका में चुनाव देखिए, वहां का चुनाव तथ्यों पर, तर्कों पर, वैचारिकता पर होता है, उसका मुकाबला होता है। ट्रंप जैसा व्यक्ति लड़े तो भी करना उसको भी वही पड़ेगा, ताकि जनता समझ पाए। लेकिन भारत में मुझे लगता है, और जो थोड़ी बहुत कसर बचती है, वो जो इसी में कल चर्चा कर रहा था, वो ये सितारे आके पूरी कर देते हैं। कहीं रवि किशन है, कहीं मनोज तिवारी है, कहीं निरहुआ है, कहीं हेमा मालिनी जी हैं। कल मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस नाते एक डायलॉग पर 3 चुनाव जीत जाए कि चल धन्नो आज तेरी इज्जत का सवाल है,
तो धन्य है लोकतंत्र, धन्य है वो व्यक्ति और धन्य है मतदाता। ये भारत में ही संभव है और कहीं संभव नहीं। 70 के दशक में शोले आई थी, बहुत सारे प्रवक्ता तो तब जन्मे भी नहीं होंगे, राकेश त्रिपाठी, सुनील साजन, अंशु, अवधेश। जब ये डायलॉग बोला गया था, तांगा हाँक रही थी उसमें वो रामगढ़ वालों के लिए, वो इसी डायलॉग पर सांसद हो गई। बाद में मथुरा के कुछ लोग आए बीच में, बोले भाई साहब वो आती नहीं है, मैंने डायलॉग तो सुनाती है। शांत रहो, आप लोग इसी योग्य हैं, डायलॉग सुनिए, ताली बजाइए। मेरी पीड़ा ये है, लाल चोटी वाली तो होकर टांग ले जाइब, इस गाने पर वोट मिलेगा? इस गाने पर वोट मिलेगा? ये निरहुआ गाएंगे सटल जाइल, उस पर वोट पड़ेगा? ये रवि किशन भाई गाएंगे कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, उस पर वोट मिलेगा गोरखपुर में? तो ऐसे लोकतंत्र को दूर से प्रणाम होना चाहिए। इस डायलॉग से किसका भला होगा? अरे उन्होंने तो जब ये डायलॉग बोला था तो पैसा लिए थे, आप मुफ्त में क्यों उल्लसित हुए जा रहे हैं? प्रभु, मैं जनता से कहता हूं, आप ताली काहे पीट रहे हो? वो स्टेज पर वो गाना गाते हैं तो 10-20-50 लाख रुपया लेते हैं और चुनाव भी जीत लेते हैं उसी से। ये इसलिए मैंने कहा कि आज इस पर जरा एक बार चर्चा हो जाए। राकेश त्रिपाठी जी, तुकबंदियां, पैरोडियां, गाने, शेरो शायरी, इनसे किसी गरीब का, अमीर का, मध्यम वर्ग का, अपर क्लास का, लोअर क्लास का, पढ़े का, लिखे का, गैर पढ़े का, अनपढ़ का, किसी का भला होता है क्या देश में? देश के किसी भी समस्या का इनमें कोई समाधान है? जो पूरे चुनाव को आच्छादित कर देता है विषय। मैं माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रहा हूं कि देश की मूल समस्याओं का इन चीजों से कोई वास्ता है, उत्तर आता नहीं। तो त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी जी जैसा संप्रेषक ढूंढना मुश्किल है। 1 घंटे तक उनका भाषण पूरा चला है और 1 घंटे के भाषण में उन्होंने देश की वर्तमान दशा और दिशा, उस पर पूरा विस्तार से चर्चा की है, पूरे विस्तार से भाषण किया। और उन्होंने अंत में, अपने भाषण के अंत में, लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालने वाली एक बात कही। निश्चित तौर पर संवाद की शैली में यह एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लोकोक्तियों का, मुहावरों का, पैरोडी का या तमाम तरह के इस प्रकार के विश्लेषणों का इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने कहा कि यह गठबंधन जो है, यह गठबंधन सेहत खराब करने वाला है और उसके लिए उन्होंने शराब का उदाहरण लिया ताकि लोगों को इस बात को आसानी से उनके मन मस्तिष्क पर जम जाए कि ये जो महामिलावटी गठबंधन है, ये उत्तर प्रदेश की सेहत को खराब करने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने आज देश में हमने जो प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बनाए हैं उसका भी जिक्र किया है और आंकड़े पर बहस नहीं कर रहे राकेश भाई, आंकड़े पर बहस नहीं कर रहे, शौचालय और मूत्रालय पर अपन बाद में बात करेंगे, अभी उस पर बहस नहीं कर रहे। आज विषय दूसरा है, उसी पर रहिए। वो फिर ये भी आंकड़े रखेंगे, वो भी आंकड़े रखेंगे, बोझिल कर दोगे। मंच पर जैसे बोलते हो वैसे बोलो, यहां जैसे मंच पे मजा बांधते हो वैसे बांधो। आंकड़े तो सब बाबू लोगों का काम है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक मेरा ज्ञान बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में एक समस्या रही बड़ी, जिससे हर सरकार जूझती रही, योगी जी की सरकार भी जूझ रही है और हम लोग भी देखते रहे, दुखी होते रहे। वो अवैध शराब, देसी शराब और इंग्लिश, 3 हैं क्या? 3 क्राइटेरिया हैं। आप ये बताओ, आपका आशय किससे है? अवैध से भट्टी वाली, देसी शराब मिलती शीशी में है लेकिन होती भट्टी की बनी है, लेकिन उसकी थोड़ी गारंटी होती कि भाई ठीक है ये मीडियम क्लास में, या इंग्लिश। जब इसी पर चर्चा करनी तो फिर सीधी चर्चा हो। देखिए पर्देदारी, अमिताभ जी, देखिए शराब तो किसी भी प्रकार की हो, शराब की मात्रा अधिक होती है तो निश्चित तौर पर वो नुकसानदेह होती है
और शराब इंग्लिश हो, देसी हो या अवैध। अवैध तो जो मिलावटी वाली, महामिलावटी वाली शराब है ना, जिसके पीछे कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ मिला है, निश्चित तौर पर वो तो जहरीली शराब लोगों की मृत्यु का कारण भी बनती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं अवैध शराब है, आप ये कह रहे हैं अवैध शराब है, चलाए जाते हैं। अरे ये अवैध शराब है? नहीं, ये तो निश्चित अवैध है, मतलब सरकारी दुकान पे बिकने वाली है, मिलावटी शराब है, अवैध शराब है, जानलेवा शराब है, अवैध शराब। ठीक 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 ठीक, जानलेवा है, मिलावटी है, और इससे उत्तर प्रदेश को बचा के रखना है। ठीक, समझ गए भाई, अमर रुको तो समझ गए। सुनील साजन, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये केवल शराब नहीं है, ये अवैध शराब है जो सरकार की अनुज्ञापा के बिना बिकती है। अनुज्ञा के ठेका पे लिखा होता है ना, अनुज्ञापी रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, हीरालाल, वित्तीय वर्ष फला। और एक बात और कह दूं, फिर आप अपना जवाब दो, मेरे मन में आ गई तो कहूंगा जरूर। जी जी 2007 के इलेक्शन में मैं करीब 4,500-5 हजार किलोमीटर घूमा उत्तर प्रदेश अकेले, और कोई रूट चार्ट लेके नहीं घूमा। जहां साइन बोर्ड दिखा, बदायूं का दिखा तो बदायूं मुड़ गया, सीतापुर का दिखा तो सीतापुर चला गया। मैंने एक चीज कॉमन देखी उत्तर प्रदेश में, अद्भुत चीज आज याद आ गई। ठेका देशी शराब हर गांव में पाया मैंने। उसके बाहर एक हैंडपंप, जिसको चापाकल भी बोलते हैं, जो आरएलडी का चुनाव चिन्ह भी है वो, और साथ में नमकीन और गुटखा और बीड़ी की दुकान अटैच्ड। भगवान की दया से उत्तर प्रदेश के किसी गांव में इसकी कमी मुझे नहीं दिखी। स्कूल, अस्पताल है नहीं है छोड़ो, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा मैंने देखी उत्तर प्रदेश में, रिमोट से रिमोट गांव में यह चीज उपलब्ध थी। साजन साहब। अमिताभ जी, मैं ये दुर्भाग्य मानूंगा उत्तर प्रदेश का कि जो चीजें समाज से दूर होनी चाहिए, गांव से दूर होनी चाहिए, वो हर गांव में उपलब्ध हैं। इसके दोषी मुझे लगता हम आप सब लोग हैं, सब सरकारें हैं। लेकिन मैं आपको आज धन्यवाद दूंगा कि हम लोग भी कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि कोई डायलॉग मार के आ गया, कोई कैसा गाना, अश्लील गाना गा करके, और लोकतंत्र में वो स्टार है, तो इसके लिए आपने अपना पक्ष रखा और अपने आप को जोड़ते हुए आपको धन्यवाद देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहे थे, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी होती है इनकी। अद्भुत संप्रेषक इन्होंने बताया प्रधानमंत्री जी को। मैं अमिताभ जी, मैं केवल आपसे, क्योंकि हम लोग बहुत कम जानकार हैं, अनुभव कम है, उम्र कम है, क्या एक भारत जैसे देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला हो, वो प्रधानमंत्री की भाषा इस तरीके की होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी को जिन बातों पर बहुमत मिला है, किसान की आय दोगुनी कर देंगे उस पर बात करते, मुझे लगता हम भी ताली बजाते, वोट देते ना देते। बेरोजगारी पर बात करते, महिला सुरक्षा पर बात करते, कितनी नदियां साफ हो गई, कितने एम्स आ गए, कितनी स्मार्ट सिटी आ गई। तो मुझे लगता है आज आपको रवि किशन, निरहुआ और इन पर बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रधानमंत्री जी, और इन्होंने यह भी कहा कि मुहावरे चलते हैं, तो मुहावरे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बोल सकते हैं कि ये पप्पू की पप्पी है, ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, लेकिन हम लोग अपने प्रधानमंत्री की गरिमा समझते हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारे प्रधानमंत्री सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हैं। हम ऐसा मुहावरा नहीं कह सकते। लेकिन आज ये क्या लोकतंत्र का दुर्भाग्य नहीं है? आप जिसको अपने नेता को आप कहते हैं कि विश्व में सबसे ताकतवर नेता, और विश्व का नेता विपक्ष के लोगों को शराब बोलेगा, महामिलावट बोलेगा, और यह बोलने के बाद उम्मीद क्या करेंगे आप? हम आपको क्या बोलें कि अद्भुत संप्रेषक? हम तो नहीं बोल सकते। आप दोषी हैं किसानों की आत्महत्याओं के, आप दोषी हैं भटकते हुए बेरोजगार नौजवानों के, और आपसे ज्यादा बेरोजगार नौजवानों की बात शामिल कर ले। आज विषय बड़ा रोचक है, दुनिया आज विषय बड़ा रोचक है, और बहस का समय और भी रोचक। मैं रात में बहस हो रही है, कह रहा हूं कि दुनिया और ये जो मुद्दा आया है शराब का, इसका रात से भी संबंध है। प्रधानमंत्री जी लकवा मारना चाहते हैं उस खूबसूरत लोग। समय भी अच्छा है बहस का, ठीक ठीक है सुनील साजन, बाकी लोगों को बहस में ले आओ। ये समय भी अच्छा है,
उत्तर प्रदेश में दीपक मिश्रा और सुनील साजन मेरी बात समझ जाएंगे मैं कहां कह रहा हूं। इसको शाम की दवाई भी बोलते हैं ना। हाँ, और ये रात में बहस हो रही है, बहुत ही अच्छा है। अवधेश वर्मा, हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। नहीं, उन्होंने तो सस्ता करने का दावा भी किया था। ठीक है। अवधेश वर्मा भाई, आपका गठबंधन शराब है जी अमिताभ जी, या शराब है, कुछ भी मान लो, मतलब है वही, उच्चारण का फर्क है। अब बताइए। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपने जो आपने कहा कि अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी इस प्रकार की वो छेड़ दिया है तो निश्चित तौर पर उस पर रिसर्च होगा। आज सबसे पहले मैंने इसी पर रिसर्च करना शुरू किया कि भाई उत्तर प्रदेश में 3 गठबंधन है, अपना दल प्लस सुहेल देव प्लस भाजपा। तो अपना दल का आ लिया, सुहेल देव का सा लिया, सू लिया और उनका भा लिया तो अशुभ हो गया। अब बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी तुकबंदी कर सकते तो हमने भी तुकबंदी किया थी तो अशुभ पहुंच गए। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाला 3 बार शराब पे बोला। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले बोला था शराब पर 5 जनवरी 2017 को, और वो गुरु गोविंद सिंह का 350वां जब वो था तो उन्होंने नीतीश जी की तारीफ की, शराबबंदी बड़ा अच्छा हुआ। इसके बाद उन्होंने 5 अक्टूबर 2017 पे बोला हरिद्वार में, जब उमिया धाम आश्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे कि भाई जो देश के जो युवा है वो शराब पीकर बर्बाद हो रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी कहते कि मेरे घोषणा पत्र में शामिल होगा आगे कि देश में शराब की पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा और शराब कोई नहीं, शराब पूरी तरीके से देश से भगाया जाएगा, तब तो मैं मानता कि देश का प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक तरीके से एक देश के परिदृश्य में एक अच्छी बात कह रहा है, लेकिन नहीं कहा। और दूसरी चीज अमिताभ जी, अभी आपको पता होगा कि शराबबंदी जो शराब का सबसे बड़ा कारोबारी है विजय माल्या भाग गया, चौकीदार उसको पकड़ नहीं पाए। और अब इसके बाद कल ही अभी आपने देखा होगा पेपरों में सुर्खियां छपी थी कि उनके शेयर बेचकर और कुछ बैंकों का वो किया जाएगा, तो उनको तो आप पकड़ नहीं पाए, उन पर आप बोलते विजय माल्या को घसीट कर लाऊंगा, तब भी समझ में आता, उसको भी शराब की तुकबंदी ले जाते। तो जब विजय माल्या की शराबबंदी से परेशान हो गया, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी शराब का मुद्दा अलग डाइवर्ट कर रहे हैं और जो देश के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री एक बहुत ऊंची कुर्सी होती है, अगर वो तुकबंदी की बात करेंगे तो अभी तुकबंदी में फंसेंगे और देश की जनता सब विपक्ष तो सवाल करेगा, लेकिन वो सत्ता में उनको जवाब देना पड़ेगा। तुकबंदी होनी है, ठीक, समझ गया, वो तो मैं समझ गया, चुनाव को देख के समझ गया चुनाव जाना किधर है। अंशु अवस्थी, अब मैं समझ गया ये चुनाव तुकबंदी पर ही चलेगा। 19 मई आते आते राजनीति में ऐसे ऐसे वो दिख जाएंगे भाषण लिखने वाले कि मुंबई में जो गाना लिखते हैं उनको डर लगने लगे कहीं बेरोजगार ना हो जाएं। ठीक बात। अंशु अवस्थी, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी, आ रही है, आ रही। देखिए अमिताभ जी, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित तौर से गंभीरता से मुझे लग रहा लिया जाना चाहिए, और आपका धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया है। प्रधानमंत्री जी का शब्दकोश, मुझे लगता है इतनी सारी उनके पास किताबें हैं, ज्ञान है, अद्भुत हैं, सारी चीजें हैं। दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार मंचों से इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं। हरामजादे, सारी चीजें मिल रही हैं, शब्द भी, झूठ भी, जुमलेबाजी, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अब 2019 आ चुका है तो 2014 वाली बातें नहीं हो रही इस समय। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे, 2019 का चुनाव मुद्दों पर होगा। कितना भी भारतीय जनता पार्टी शराब पर ले जाए, कबाब पर ले जाए, लेकिन चुनाव मुद्दों पर होगा। देश की जनता मुद्दों पर चुनाव में मतदान करेगी, इनका मूल्यांकन जरूर करेगी, इनकी जुमलेबाजी का, इनके शब्दकोश का, सभी का। वो ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। अंशु अवस्थी, वो 23 मई को पता लगेगा। ठीक है, लोगों ने कर दिया जी, ठीक है। कोई नहीं कर सकता। दीपक मिश्रा, कबीर, गुरु नानक, भारत का लोकतंत्र 72-73 साल की यात्रा करते करते यहां आ गया, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दीपक मिश्रा,
मैं तो अनुरोध हिंदुस्तान का लोकतंत्र कम इस पर 7 दशक की यात्रा करने के बाद मोदी जी भी मांग ले, यहां आ गया। जी तो ये न्यू इंडिया है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई देखिए, रुकिए जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, निसंदेह यह भारतीय राजनीति का दुखद पक्ष है। राजनीति में कटौतियां होती रही हैं और होनी भी चाहिए। यह फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे वट वृक्ष बोल रहे हैं या बट वृक्ष बोल रहे हैं। उन्होंने जो बात कही कितना हास्यास्पद बात है। जहां पर वो खड़े हैं वहां से बात बोलनी चाहिए। आप नेहरू से उनके भाषणों की तुलना कर दीजिए, लगेगा। नेहरू छोड़िए, आप चौधरी चरण सिंह जी से भी उनकी तुलना करिए, और अटल उनके आगे उदाहरण हैं। तो यह अवसान और अवनति है। और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, कितना मतलब आप सोच लिए उनकी भावभंगिमा कैसी थी। विपक्ष का सम्मान करना लोकतंत्र की मर्यादा है, उन्होंने मर्यादा को खंडित किया है। बेतुकी तुकबंदियों पे वो बात करते हैं, और वो क्यों करते हैं ऐसा। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा आप चरित्र आप देखिए, ये कितने चालाक दल है। 77 में जेपी का नाम बहुत हो गया था, जेपी, वोट फॉर जेपी, और धीरे से जनसंघ को उन्होंने बीजेपी कर दिया, वोट फॉर जेपी, वोट फॉर बीजेपी। ये है इनका मतलब, ये कितनी चालाकी से अपने झूठ को बोलते हैं। और विपक्ष भी इनका जवाब देने में इसलिए असमर्थ है कि विपक्ष के पास भी अध्ययनशील चेहरे कम हैं। अब न विपक्ष के पास जनेश्वर हैं, न मोहन सिंह हैं, न ब्रजभूषण तिवारी हैं, और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बेतुकी तुकबंदियों का सहारा लेंगे। फिल्मों में डायलॉग होते हैं, ठीक बात दोहरा नहीं, लेकिन एक ठीक है दीपक भाई, मैं एक बार अनिल दुबे को भी बहस में ले आऊं, और एक डायलॉग होता है जो डेविड धवन। अनिल दुबे जी, शराब के कंपोजिशन में एक पार्ट आप भी हैं, एसपी, बीएसपी एंड आरएलडी जी, रालोद का रा जी अमिताभ जी, आप भी एक पार्ट है शराब में, कंपोजिशन में उन्होंने तब मिलके बनी है शराब। लेकिन उन्होंने अमिताभ जी जो तुकबंदी की है, उस तुकबंदी में वो सा नहीं है। उन्होंने जिस सा का प्रयोग किया वो हम पे लागू नहीं होता है। लेकिन ठीक है, उनका आशय जो है उन्होंने किया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरह मर्यादा का उल्लंघन किया, वो उनके लिए शोभा नहीं देता है। बहरहाल उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने जो भाषण दिया, भाई भारतीय झूठ बांटी, उनको झूठ बोलने का पूरा अधिकार है। उसी मंच पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया, और चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने जो है भारतीय झूठ पार्टी का जो काम है उन्होंने वहां पर किया। उन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह जी का नाम, अरे भाई चरण सिंह जी का तो बड़े सम्मान से स्मरण किया ना। 5 साल से ये सरकार में है। चरण सिंह जी का तो बहुत सम्मान से स्मरण किया, फिर क्या तकलीफ है? और तो वो कर रहे हैं नहीं, 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, एक भी जन्म तिथि पर, एक भी पुण्यतिथि पर चौधरी साहब को 2 फूल चढ़ाने वो नहीं गए। चौधरी साहब का स्मरण कर रहे थे मेरठ की धरती पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर, लेकिन चौधरी साहब का स्मारक बनाने की सुध उनको नहीं आई, और वहां पर चौधरी साहब का नाम ले रहे थे। गन्ना किसानों का उन्होंने जिक्र किया, पूरे कायाकल्प कर दिया गन्ना किसानों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का, और 16,000 करोड़ रुपया आज भी बाकी है। उसके बारे में बोलना जाना है अनिल भाई, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये बात जरूर पूछेंगे राकेश त्रिपाठी से, भाजपा से, कि भाई आरएलडी का अगर ये आरोप है तो इस आरोप में तो वजन है कि चरण सिंह जी की पुण्यतिथि और जन्मतिथियां आई। तो अमिताभ जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो कुछ बड़े नेता हुए उनकी सम्मान की बात हुई, तो सवाल यही है, जो वाकई में असल मसले होते हैं उनसे अगर ध्यान भटकाना है तो काफी अच्छे शॉर्टकट्स हैं। आप फिल्मी सितारों को ले आई, जिसको लेकर कल भी आपने प्रोग्राम किया था, या फिर कोई ऐसा बयान दे दीजिए या कोई ऐसी तुकबंदी दे दीजिए कि उसी में उलझ कर रह जाए। बिल्कुल, ये राजनीति का बड़ा पुराना शक्ल है। इधर वाले भी उधर वाले भी खूब करते हैं। ऐसी बात बोल दीजिए जिससे सब उसी पर एकदम आ जाए, टूट पड़े, और जो विषय है वो हट जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है राजनीतिक वर्ग के लिए? ननकू और रज्जाक की कौन सुन रहा? कोई पार्टी का मंच हो, ननकू नीचे है, रज्जाक नीचे है,
वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। राकेश जी एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। अनिल दुबे ने कहा कि भाई चरण सिंह जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि तो हर साल आई, चुनावी साल में उनका स्मरण क्यों? नहीं देखिए नहीं अमिताभ जी, मैं नहीं जानता कि क्यों राष्ट्रीय लोकदल के लोग इस बात को इग्नोर करना चाहते हैं आंख बंद करके कि भारतीय जनता पार्टी तो हर मंडल स्तर पर गांव गांव तक चौधरी साहब की जन्मतिथि को किसान दिवस के रूप में मनाती रही है। उनके जन्म स्थान पे गांव पर हमने वहां अभी उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने वहां मूर्ति का अनावरण करने का काम किया है। चौधरी साहब के केवल चौधरी साहब ही नहीं, इस देश में जितने महापुरुष हैं हमने दलीय प्रतिबद्धताओं से परे जाकर के, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हो या मान्यवर कांसी राम का नाम हो, हमने दलीय प्रतिबद्धताओं से इतर जाकर के तमाम महापुरुषों को हमने उनको बल से ऊपर माना है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी भी हम उनको भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महापुरुष के नाते नहीं देखते, लेकिन देश के महापुरुष के नाते हमने हमेशा उनका सम्मान किया है, हमने मान दिया है, हमने महात्मा गांधी जी को मान दिया है। कांग्रेस उन पर अपना कॉपीराइट रखने की कोशिश करती है। मैं एक बात और अमिताभ जी कहूं, इस डिबेट में मैंने देखा कि सभी पैनलिस्टों ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बड़े आज ध्यान रखा है, लेकिन चौकीदार चोर है कहते समय, प्रधानमंत्री के प्रति मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच गलीच, जाने कौन कौन सी गालियों का प्रयोग किया है। पूरे भारत की राजनीति में, स्वतंत्र भारत में जितनी ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई हैं, इतनी गालियां किसी को नहीं मिली हैं। और उन्होंने हर फेंके गए पत्थर को आज सीढ़ी बना करके उपयोग करने का काम किया है। ठीक है, ठीक, ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं। विपक्ष ने भी मर्यादा का हनन किया। अजय, ठीक, अनिल दुबे एक मिनट, अभी नहीं, उतने समय बहुत सीमित मेरे पास। अवधेश वर्मा, एक बात तो मुझे समझ में आती है, शराब और सियासत का एक रिश्ता मेरी समझ में आता है। जनता चुनाव में नशा चढ़ा भी देती है और उतार भी देती है। इस संदर्भ में तो शराब है मामला, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो तर्क दिया वो तर्क से कोई भी छूता नहीं है। निश्चित तौर पर इस जनता को हमें देखना है कि ये शराब का नशा उतारती है कि शराब का नशा चढ़ाती है। लेकिन अमिताभ जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि अभी आपने देखा होगा कि बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी ने अभी ज्यादा से ज्यादा सब लोग वोट दें और वोट में सब लोग आए। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने बहन मायावती को भी वो अटैच किया, वो ट्वीट अखिलेश जी को भी किया, सबको अटैच किया। और आज उसी जिनको अटैच कर रहे हैं उसी गठबंधन को आप कह रहे हो कि वो शराब है और ये है। तो ये सब चीज से प्रधानमंत्री जी को ये सब चीज सोचना चाहिए। इस समय वास्तव में सुनील सिंह साजन, बेरोजगारी जनता नशा में किसी को नशा में ला भी देती है और किसी का नशा उतार भी देती है। इस मायने में तो शराब से तुलना हो सकती है चुनाव की। नहीं अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। और मुझको लगता है कि जिस तरीके के नशे में प्रधानमंत्री जी हैं, इस ऐसे ही नशे में योगी आदित्यनाथ जी थे और इसी गठबंधन ने उनका नशा उतारा, उनको उन्हीं के क्षेत्र में पटकनी दी। केशव प्रसाद मौर्य का भी नशा उतरा, कैराना नूरपुर में भी इसी गठबंधन ने भाजपा का नशा उतारा और हम इंतजार कर रहे हैं यही गठबंधन देश के प्रधानमंत्री जी का भी नशा बनारस में उतारेगा। ये जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अपने आप को राष्ट्रवादी, सभ्यता और संस्कार, हम जानते हैं कि आपकी पार्टी में बलात्कारी विधायक हैं, आपकी पार्टी में जूतेबाज सांसद हैं, आपकी पार्टी में जिस तरीके के संस्कार, जिस तरीके के शब्दों का विपक्ष के लिए आप बयान करते हैं, महिलाओं के लिए आप बयान करते हैं, भगवान ही माफ करे आपको, और ये देश की जनता जान रही है। मुझको लगता है कि आपके माध्यम से राकेश त्रिपाठी, समीक्षा इस चुनाव में अगर मैं शराब को सामने रखूं, इसी तुकबंदी को, इस चुनाव में किसका नशा उतरेगा, किसको नशा चढ़ेगा? देखिए, किस प्रकार का सत्ता का नशा अखिलेश यादव जी को था कि उन्होंने अपने पिता, जिन्होंने पार्टी की संस्थापना करने का काम किया था, उनको अध्यक्ष पद से हटाया और उनको निर्वाचन आयोग तक जाना पड़ा। उनका नशा उतारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया और बहुजन समाज पार्टी को 0 नंबर ला करके मायावती जो बहुत बड़े दलित वोट बैंक की अपने आप को मालिक मानती है, उनका भी नशा उतारने का काम किया है। निश्चिंत रहिए, यह गठबंधन जो महामिलावट बना है ना, इसका भी नशा उतरेगा। और राहुल गांधी जी जो एक परिवार की विरासत के आधार पर अपने आप को देश का मालिक समझते रहे हैं,
उनका भी नशा उतारने का काम उत्तर प्रदेश की यही जनता करेगी। 73 सांसद हमको दिए थे, 325 विधायक हमको दिए हैं, और इस बार के 2019 के चुनाव में हमको फिर एक बार ऐतिहासिक विजय देकर के निश्चित तौर पर नशा उतारने का काम जनता करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक सबके दावे ठीक हैं, 23 मई की सुबह तक सबके दावे ठीक हैं। अंशु अवस्थी, किसका नशा उतरेगा, किस पर नशा चढ़ेगा? जी देखिए अमिताभ जी, नशा तो उसी का उतरना है जिसने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया है, जिसकी वजह से जज सामने आते जनता के पास न्याय मांगने, जिसने नशे में कह दिया कि 8 बजे सारे देश के नोट इन लीगल टेंडर, कुछ भी कभी भी कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, तो निश्चित तौर से जिसने गरिमा गिराई है उसका नशा उतरना बहुत जरूरी है, और जनता ने उसकी शुरुआत कर दी है। कर्नाटक, पंजाब, पिछले 5 राज्यों के चुनाव से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो ये घमंड का नशा है, बाकी तो मैं नशा नहीं जानता मोदी जी कौन सी शराब लेते हैं या बीजेपी के लोग लेते हैं, लेकिन जो घमंड का नशा है वो निश्चित तौर से शराब में भी बीजेपी कांग्रेस है क्या शुरू कर दिया है। नहीं, शराब तो शराब है, उसमें क्या बीजेपी क्या कांग्रेस? अमिताभ, जिसकी मर्जी हो सो लो और आनंद लो, ठीक है। आपको भी मैं धन्यवाद फिर तो सब आनंद लो भैया, ठीक है, ठीक है। इन प्रधानमंत्री के इस शब्द पर शराब में कोई पार्टीबाजी नहीं, बहुत सारे लोग तो ठीक। अंशु रुको 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 रुको, ठीक है अंशु रुको। अनिल दुबे जी आपसे भी पूछ लूं, दीपक भाई पूछ लूं, फिर दूसरी बात करें जी। किसका नशा उतरेगा, किसको नशा चढ़ेगा? देखिए, झूठ बोलने वालों का नशा अमिताभ जी उतरेगा। झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, और झूठ बोल करके आप कह रहे हो कि भाजपा झूठ फरेब की राजनीति करती, भाजपा कह रही है, आप लोग करते हो? नहीं, अब वो ये तो देश की जनता तय करेगी झूठ और फरेब किसके साथ किया गया, 15 लाख किसके खाते में आ गए। हाँ, सत्ता कोई हथिया नहीं सकता, सत्ता तो जनता के जरिए आती है, सामने है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, तो जनता तो सवाल इनसे पूछेगी इस चुनाव में। अच्छा, 17 में जनता के बीच में नहीं गए थे? वादों की बात दुबे जी, उनको 17 में जनता के बीच नहीं गए थे जी? 17 में भी तो जनता के बीच गए थे ना। अरे बार बार मैंने कहा ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पूरे 5 साल इनका ये बात आपने 14 में भी कही और 17 में भी 19 में भी एक बात बोल रहे हो। और ये गोरखपुर, कैराना और नूरपुर में जनता ने इनको बताया वो वानगी है। ठीक, ठीक है, ठीक है। दीपक मिश्रा जी, गए जब रूपक प्रतीक और उपमानों पे बात हो रही है लक्षणा व्यंजना में, तो उसी पे थोड़ी चकल्लस हो जाए। किसका नशा उतरेगा, किसको नशा चढ़ेगा? जी जी, हर चुनाव किसी का नशा उतारता है, किसी को नशा चढ़ाता है। जितने चुनाव देखे हमने, देखिए माने इस बार का चुनाव आप देखिएगा, हर उस व्यक्ति और हर उस दल का नशा उतार देगा जो जाति, धर्म और झूठ के नाम पे सियासत को अपना वपंस बनाए हुए है। जहां तक चौधरी चरण सिंह जी का परिप्रेक्ष्य आया, यहाँ एक तथ्य से अवगत करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखे जाते हैं और आपके चैनल को बहुत गंभीर लोग देखते हैं। शिवपाल सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। 65,000 हस्ताक्षर मैंने कराए और उनको प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा। पत्र 3 बार आया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की विचार सरकार गंभीरता पूर्वक कर रही है। आज तक चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा भारत रत्न से विभूषित नहीं हो पाई। दूसरी बात, तो इस तरह का झूठ नहीं चलता, और सत्ता को घेरने के लिए 19 में जिताइए चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पर, फिर और गंभीर विचार होगा। अब देखिए, वो तो चौधरी चरण पहले 19 में जिताइए, फिर और गंभीर विचार करेंगे। के अभिभाषण में करते हैं और ठीक स्वदेशी और उसी दिन लोहिया के विकेंद्रीकरण की भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो महापुरुषों के नाम पे जो रूपक सजा रही है भारतीय जनता पार्टी, वह भूल गई है कि यह 60 का दशक नहीं है, 77 का दशक नहीं है। 74% से ज्यादा साक्षरता बढ़ चुकी है और हर लोग व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी एक संचार क्रांति देश में आ चुकी है। प्रधानमंत्री अरे नहीं प्रभु, व्हाट्सएप ने तो और भी नरक कर रखा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो और नरक कर रखा है इस देश का। पहले ही बवाल कम नहीं थे, इसने तो और ही गजब ढा दिया। नहीं तो पता ही नहीं लगता किसकी फोटो किसके सिर में लगा देते हैं। आप जैसा पत्रकार है, अरे कौन जाने भैया, तब तक तो उसका हो जाता है जो होना है। जवाहरलाल के चेहरे में किसका चेहरा लगा दे,
पता लगता है? वाजपेयी जी की फोटो में किसकी फोटो घुसा दे, पता लग रहा है? जितना नुकसान होना हो गया, आदमी जवाब देने के लिए जिंदा नहीं। पता लगा लोहिया जी की फोटो किसी हीरोइन के साथ डांस करते हुए सर्कुलेट हो गई, अब उसका खंडन कौन करेगा? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो नरकी कर दिया देश में। हाँ, लेकिन पहले राजनीति बहुत अच्छी थी, इसने तो इतनी गंदगी फैला दी। नहीं चलती मान्यवर। कोई दस्तावेज फोटोशॉप से बना के कहीं का काट के कहीं जोड़कर जारी हो जाता है कि फलाने ने ये कहा, फलाने को फोन लगा के पूछो, वो कहता नहीं भैया हमने नहीं कहा। खैर जनता क्या कह रही जरा सुन लें। बिल्कुल, बताइए तो प्रीति जी सवाल हमने पूछा था, प्रधानमंत्री का ही जो भाषण था उसी से संबंधित सवाल था, जो उन्होंने सपा, रालोद और बसपा को शराब बताते हुए देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए हानिकारक बताया था। तो इस पर हमने अपने दर्शकों से राय मांगी थी, तो क्या उनको लगता है कि जो कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने ठीक है? तो ये अमिताभ जी, आज के दर्शकों का देखिए आप रुझान, 45% हाँ कह रहे हैं, नहीं वाले 54 हैं और 1% जो शायद कुछ तय नहीं कर पा रहे। भाई त्रिपाठी जी, ये मामला तो अटक गया और लटक गया, ये मामला चला नहीं ना। 54% लोग करें ना जी, ये बात नहीं है। सेहत ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। ये आपकी मदद की हमने, अभी तो प्रचार बाकी है बहुत। कोशिश होनी चाहिए हर राजनीतिक दल की कि वो बात हो जो जनता जिसको मंजूरी दे अपने हृदय में। एक दूसरी बात मैं कहूंगा सब दलों से, जो बात राकेश ने कही वो भी सही है। मैं तब भी सहमत नहीं था जब इंदिरा जी के लिए नारा लगता था। मैं उस नारे का उल्लेख नहीं करूंगा, बहुत अभद्र नारा था और महिला के संदर्भ में तो बहुत अभद्र था। गली गली में करके जो नारा लगता था, मैं उसको उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं तब भी उसके खिलाफ था। इंदिरा जी की आलोचना होनी चाहिए, समर्थन होना चाहिए। राजीव गांधी के लिए नारा लगा, तब भी मैं उसके खिलाफ था। नरेंद्र मोदी के लिए लगा, तब भी मैं उसके विरोध में था। राजनीति में ऐसे नारों का स्थान नहीं होना चाहिए। वाजपेयी आदर्श पुरुष है इस मामले में। वाजपेयी, नारायण दत्त तिवारी लंबा राजनीतिक जीवन जिया, हजारों लाखों सभाएं संबोधित की होंगी। आपने वाणी के स्तर पर कभी चूकते हुए नहीं पाया होगा। और वाजपेयी से ज्यादा विटी कौन होगा, व्यंग कौन कर सकता? मैंने तो कम से कम 5-6 चुनाव एक पत्रकार के रूप में उनके साथ कवर किए होंगे। अद्भुत वाक शैली। नरेंद्र तिवारी भी उसका उदाहरण है। उनको भी मौत के सौदागर बोलने की जरूरत कभी नहीं पड़ी ना। इस तरह की भाषा नहीं आनी चाहिए। दोनों पक्षों से कह रहा हूं। राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन राजनीतिक मतभेदों का मतलब ये नहीं कि कमर के नीचे बार हो। और मैं हमेशा मानता हूं, लखनऊ के एक कार्यक्रम में मैंने कहा भी था, जब मुख्यमंत्री थे वहां मौजूद, तब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनकी उपस्थिति में मैंने कहा था, और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा था देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए सबको। कुछ चीजों पर मेरी बुनियादी अपनी समझ है, लेकिन ये संयम दोनों दो पक्षीय होगा। ये बायलैटरल मामला है, एक पक्षीय संयम नहीं हो सकता। करिए व्यंग, व्यंग की असीमित क्षमताएं हैं, मारक व्यंग करिए, लेकिन ऐसा मत करिए जिसको जनता मंजूरी ना दे। भारत के मन के साथ ट्रेवल करेंगे तो फायदा होगा। और एक बात, अब चूंकि शराब आई गई बीच में, तो मेरे स्मरण में एक बात आ गई। हरिवंश राय जी ने लिखा था अपनी कालजयी कृति मधुशाला में कि अलग अलग सब पथ बतलाते,
मैं तुझको बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और इसके आगे और अद्भुत बात कही कि मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला। अब शराब की एक व्याख्या यह भी है हिंदुस्तान में, और बड़ी पॉपुलर हुई मधुशाला। बच्चन जी जब मंच पर इसको गाते थे तो जनता पागल हो जाती थी। बाद में अमिताभ बच्चन साहब ने भी इसको अपना स्वर दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, भारत का लोकतंत्र अब मैच्योर होना ही चाहिए, और इसकी मर्यादा, इसमें बहस का स्तर, इसमें भाषण का स्तर सभी पक्षों से वही होना चाहिए। मैं हैदराबाद में ओवैसी बंधु को भी कभी कभी सुन लेता हूं, कभी ठीक बोलते, कभी इतना गलत बोल देते जिसका कोई अंदाज ही नहीं, कोई और ही छोर नहीं। ये सब ठीक नहीं। तर्क पर बात करिए, एक दूसरे को बताइए कि भाई आपके से बेहतर योजना हमारे पास है। आखिर अदालत में भी तो बहस होती है ना, जज के सामने कोई गाली गलौज करता है नहीं ना, तरकीन देते हैं, तो जनता की भी ये अदालत ही है ना। इसमें उसी भाषा, उसी मर्यादा का ध्यान रखिए जो जिला कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं वकालत करते समय। तब लोकतंत्र मजबूत होगा, तब वो मसले आएंगे जिनसे गांव गरीब खेत किसान का सीधा वास्ता है। मैं मानता हूं कौन दल शराब है नहीं है मैं नहीं जानता, ये राजनीतिक प्रपंच में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन हां, मैं जानता हूं कि जब भी कोई राजनेता, जब भी कोई राजनीतिक दल, छोटा हो बड़ा हो, कोई हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, तो मैं ऐसा मानता हूं वो जनता को नशे की अर्धचेतन अवस्था में डालने का काम होता है। चुनाव जनता को अर्धचेतन अवस्था में लाने का उपक्रम नहीं है, चुनाव जनता को जागृत करने का उत्सव है, पर्व है, और ये जिम्मेदारी है राजनेताओं की। जनता को जागृत करिए, वोट के अधिकार की कीमत समझाइए, उसको लगे कि वो मालिक है देश की, उसको सवाल पूछने की सलाहियत पैदा करवाइए, तो चुनाव सार्थक होगा। धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की महाबहस में शामिल होने के लिए।